हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं ओम्स लॉ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का महा इंपॉर्टेंट लॉ विच इज नोन एज ओम्स लॉ। व्हाट इट states that the potential difference across the 2 points of a conductor is directly proportional to the electric current provided that the temperature is constant। देखो ये क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रिक करंट के, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाते हो तो करंट भी घटेगा। यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन मेरी जान एक कंडीशन जरूर याद रखना, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते कि शर्त ये है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये रूल, ये लॉ तभी लागू होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज ओम्स लॉ। बच्चे यहाँ तक तो कर देते हैं, आगे ये नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे मेरी जान। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट जरूर लिखना, नहीं तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, इस सिंबल का नाम होता है दैट इज। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा, तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे R। क्या होता है कांस्टेंट R। देखो ये चीज तब लागू होगी जब क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो मेरी जान। अच्छा, अब ये जो R है, ये R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, एक कांस्टेंट है। R क्या है, एक कांस्टेंट है। इस R का नाम क्या होता है, इस R का नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या नाम होता है, रेजिस्टेंस। R यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसका VI कर्व समझ लेते हैं कि V और I में ग्राफ होता है एक, वो ग्राफ क्या कहता है उसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखो क्या है, VI ग्राफ बोलते हैं इसको, VI ग्राफ। मतलब y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस, ठीक है, ये V है, ये I है। ये VI ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है मेरी जान, याद रखो। VI ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इधर I लेना है, इधर भी लेना है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या देगा हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। अभी हम देखो, एक बात बताओ जरा मुझको आप, ये स्ट्रेट लाइन देगा जो यहाँ से V बराबर IR है, यहाँ से R की वैल्यू जरा निकालना, V अपॉन I आएगा कि नहीं आएगा। R की वैल्यू V अपॉन I आएगा ना। अब बोलोगे R कांस्टेंट कैसे है, अभी बताता हूँ कैसे। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी इस तरीके से बढ़ेगा कि उन दोनों का डिवीजन हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे बताता हूँ एग्जांपल के लिए, मान लो V की वैल्यू है आपके पास 1 वोल्ट, करंट की वैल्यू है आपके पास 2 एम्पियर। तो R क्या आ जाएगा, V अपॉन I यानी 1/2। अब मैं मान लेता हूं V1 की जगह क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो करंट 4 हो जाएगा। तो आपस में सेम ही तो आएगा। V मान लो 10 हो जाए तो करंट 20 हो जाएगा। ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इनका डिवीजन हमेशा सेम आए। यही होता है R, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे वोल्टेज को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी कर लो, बस इसको फर्क पड़ेगा टेम्परेचर से, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इस ग्राफ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको करने वाले हैं। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को हम कर देते हैं। दो क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो। इसमें क्या बोल रहा है, इधर V दिया है, इधर I, और ये रेजिस्टेंस दिए हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस ही देता है, पता है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है एक बार खुद से बताओ। और इन चारों ऑप्शन में ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, कौन सा सही है। देखो ये सेम नहीं है क्वेश्चन, यहाँ V है, यहाँ I है, यहाँ I है, यहाँ V है, ये अलग क्वेश्चन है। अब जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में क्या है आपका सही आंसर। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो इसका फंडा तो बहुत होता है कि स्लोप बताओ, ये फलाना ठिकाना, कि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन मैं आपको उससे नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि स्लोप अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो 11th क्लास का टॉपिक है। बिना स्लोप के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सिंपल एक फंडा याद रखना, जो आप एक एंगल लेना है करंट से,
करंट वाली एक्सिस से आपको एंगल लेना है, जितना एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है, इसका एंगल इस आई वाले से लो, करंट से, किससे लो, करंट से, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, और ये एंगल उससे भी क्या है, कम है। यानी कि सबसे जितना जिसका ज्यादा एंगल उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, यानी R1 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर एक्सिस ही बदल दिया, इधर आई कर दिया, इधर भी, तो डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे। माउंटेन ड्यू पी के आएंगे, हम नहीं डरेंगे। देखो आई से ही एंगल लेना है, पहले इधर आई था तो हमने इधर से एंगल ले लिया, अब इधर आई आ गया तो हम इधर से एंगल ले लेंगे, अभी चला गया ना। तो अब इधर से जब एंगल लोगे तो R3 वाला एंगल ज्यादा हो जाएगा, फिर R2 वाला, फिर R1 वाला, यानी R3 सबसे बड़ा आ जाएगा, फिर R2, फिर R1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हमने बताया था V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, और ये R जो होता है ये कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब समझ लो ट्रैफिक, बैरियर, रुकावट। जो रुकावट होती है ना, जब आप चलते हो रोड पे तो ट्रैफिक लग जाता है, ये सारी चीज रुकावट जो होती है जो आपको चलने नहीं दे रही है, उसी को कहते हैं विरोध करना, यानी रेजिस्टेंस। ऐसे मान लो खुला रोड है तो तुड़म तुड़म बहुत तेजी से बाइक चला सकते हो, लेकिन वहीं मार्केट वाला रोड है तो आराम आराम से चलोगे ना, तेजी से भगाओगे तो पटाके अलग हट जाओगे। तो वही बात है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना आप धीरे चलोगे, यानी ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा उतना धीरे चलोगे ना। अब ध्यान से समझ लेना रेजिस्टेंस का असली मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर को अगर मैंने इस सेल से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इस तरफ मूव करेगा जब हम इसमें सेल लगा देंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस से रिपेल हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता रखा है। जब ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से इस साइड मूव करेंगे, भाई यार कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी ना होते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, एटम भी तो है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे एटम्स भी होंगे, बहुत सारे एटम्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसको तुड़म चल रहा है, इधर से इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बीच में एटम आएंगे जिससे लड़ना झगड़ना, बहुत भीड़ भड़ाना होगी, बहुत ही लड़ झगड़ के ये यहाँ पहुंचेगा। अब जितना ज्यादा लड़ेगा झगड़ेगा, जितना ज्यादा बैरियर आएगा, यानी इसको लड़ना है, बहुत एटम से लड़ना है, यानी बहुत सारे एटम्स इसके बीच में बैरियर है, रुकावट है, उन्हीं को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में रुकावट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करेंगे, बड़ी मुश्किल से बड़ी धीरे धीरे करेंगे, यानी करंट कम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या होगा? कम। करंट कम क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कहते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन ही धीरे फ्लो होगा तो करंट भी कम होगा, यानी रुकावट जितनी ज्यादा आप उतनी ज्यादा धीरे चलोगे, ट्रैफिक जितनी ज्यादा धीरे चलोगे, वैसे रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना धीरे चलेगा। समझ में आई बात? तो करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, लेकिन वोल्टेज के वही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने ओम्स लॉ से देख ही लिया है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है जो कि आपको क्या करना है, बड़े ही मोहब्बत से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखो रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, ट्रैफिक की तरह एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, ट्रैफिक की तरह एज्यूम कर सकते हो। मान लो एक रोड है, एक छोटे पतली है, मतलब छोटी सी रोड है, और एक लंबी सी रोड है, ये दोनों ट्रैफिक से भरी पड़ी है, ये दोनों ट्रैफिक से भरी पड़ी है। आपको इधर से इस रोड को भी क्रॉस करना है और इस रोड को भी क्रॉस करना है। अब बता दो किस पे ज्यादा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा? आई थिंक इस पे, क्योंकि लेंथ ऑफ द रोड बढ़ गई तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस ट्रैफिक की तरह ही होता है। आप रोड के एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। अगला है हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है? जैसे जो हमारे पास वायर होती है वो होती है सिलिंड्रिकल होती है। जैसे कि ये वायर इस तरीके की, ये मार्कर है, सिलिंड्रिकल है, इस तरीके की क्या होती है, वायर होती है। हालांकि वो बहुत पतली होती है लेकिन होता तो सिलेंडर ही है ना। अब जो उसकी ये मोटाई है ना, ये दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
सिमिलरली आप रोड के एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब रोड चौड़ा हो जाएगा, यही रोड अगर चौड़ा हो जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, आपको इधर साइड से भी निकल सकते हो, है ना। सिमिलरली ये रोड चौड़ा हो जाए तो आप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि साइड से भी और जगह बन जाएगी। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगला डिपेंडेंस आता है हमारे पास टेम्परेचर। बस आपको ये याद रखना है कि इस फैक्टर में टेम्परेचर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है आपको ये याद नहीं रखना है, ये क्लास 12th में है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो मेटल है, कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर, क्या चीज है उस पर डिपेंड करता है, एलॉय है, हर चीज पे इसका डिपेंडेंस अलग होता है। तो आपको वो याद नहीं रखना, सिंपल ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। इस पे तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली ये इनवर्सली इस पे डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है कि वो मटेरियल क्या है। मटेरियल मान लो जो तार बनी है वो कॉपर की तार बनी है, हमारे प्लास्टिक की तार बना दो तो क्या होगा, प्लास्टिक की तार से होगा ही नहीं पास, करंट ही पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करंट पास, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इधर मूव होने ही नहीं देता, इतना ज्यादा रुकावट पैदा कर देता है। पर कॉपर में ऐसा नहीं होता। यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे पास डिपेंड करता है ना। अब आगे बात समझ में आपको। तो अब देखो एक चीज हम लिख सकते हैं, यहाँ पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं और इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्या लिखूंगा मैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं L/A, ठीक है ना। इसका भी तो मतलब यही है कि ऊपर ये है तो इससे डायरेक्टली है, इससे इनवर्सली है। अब फिर से क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट को लगाओगे तो R जो बराबर आ जाता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं रो को का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अच्छा यहाँ पे एरिया आ रहा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है, एरिया किसका होता है, क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो एरिया का आपको फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही वॉल्यूम अगर दे दे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, है तो सिलेंडर ही ना, तो वॉल्यूम सिंपल पाई आर स्क्वायर एच लगा दोगे। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको साइड से याद रखने हैं, ठीक है। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी जिसको कहते हैं। इस कांस्टेंट के बारे में हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड हैव अ ब्लास्ट।